हिंदी साहित्य की चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की सुप्रसिद्ध, वरिष्ठ और सशक्त कथाकारा मेहरुन्निसा परवेज़ जी की लिखी हुई कहानी ढहता कुतुब मीनार। तो शुरू करें कहानी ढहता कुतुब मीनार। सुमेर चला गया था। वो जैसे ही उसकी आंखों से ओझल हुआ, एक विचित्र से खालीपन के एहसास ने उसे दबोच लिया। उसे लगा आज जीवन की अंतिम आस की डोर भी टूट गई, जिसके सहारे उसका मन बंधा था। उसे लगा उसका अपना शरीर खाली डिब्बे सा टनटना उठा है। मन का वो साहस जो अभी कुछ देर पहले तक कुतुब मीनार सा खड़ा था, अब कमजोर, दस्त, बूढ़ा सा बन अचानक भरभरा कर बैठ गया है। उसने जिंदगी में इतना थका हुआ अपने को कभी नहीं पाया था। हमेशा हर परेशानी में कोई ना कोई विश्वास की रेखा थी जो उसे संभाले रहती थी, पर आज लगा सब कुछ डूब गया है। भयानक प्रलय आई और सब कुछ डुबाकर अपने साथ ले गई। विश्वास, आशा, साहस और उसका अपना आत्मबल जो उसकी जमा पूंजी था, वो आज सारा बाढ़ में बह गया और वो इन शक्तियों के बिना बेजान लाश बनकर रह गई है। वो लौटकर अपने कमरे में वापस आ गई। उसने दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया था कसकर, पर अभी भी लग रहा था कुछ था जो कमरे में गूंज रहा था। सोफे पर वो धंसी सी बैठ गई। कमरा एकदम खाली था। खाली कुर्सियां, खाली कमरा, पर उसमें अब भी जैसे सुमेर के होने का एहसास था। सुमेर के शब्द अभी भी पंखहीन पक्षी की तरह कमरे में छटपटा रहे थे। कितने कितने बरस बाद आज सुमेर अचानक उससे मिलने चला आया था। जब नौकर ने सुमेर के नाम की चिट उसे पकड़ाई तो पागलों की तरह बाहर की तरफ दौड़ी थी। दरवाज़ा खोलते ही एक मूर्ति उसके पैरों की तरफ बढ़ी और उसे लगा था बस जिंदगी काश यहीं ठहर जाती। दीदी, सुमेर उसे निहारते हुए बोला। एक इंटरव्यू में आया था, लौट रहा था, ट्रेन में बैठ भी गया था दीदी, पर मैं अपने को रोक नहीं सका और अटैची लेकर ट्रेन से उतर आया। देखो ये टिकट। सुमेर टिकट दिखाता बोला और उसकी दोनों आंखों में से पानी धार बांधकर बह चला। ये आवाज़ सुनने के लिए वो कितने बरसों से तरस गई थी। उसका मन हुआ कि सुमेर बोलता रहे और वो बस सुनती रहे। कितने कितने संबोधनों से उसे बुलाया जाता था, पुकारा जाता था, पर इस संबोधन को सुनने के लिए ही जैसे वो अब तक जिंदा थी। बाबूजी कैसे हैं और माँ? उसने डरते डरते आखिर साहस करके पूछ ही लिया। बाबूजी अब नहीं रहे। तुम्हारे जाने के बाद बाबूजी थक से गए थे। वो अधिक चुप हो गए थे। हर आहट पर चौंकते थे। उनका चौंकना सिर्फ मैं समझता था। और माँ ठीक है। क्या? सुमेर के लिए फ्रिज से ठंडा पानी निकालते उसके हाथ बर्फ हो गए। उसकी आंखों में बाबूजी का चेहरा घूम गया। वो सकते में रह गई। बाबूजी नहीं रहे? किसी ने सूचना देने की आवश्यकता भी नहीं समझी? सुमेर घर में चक्कर काट कर उसके पद की गरिमा को तौलता रहा। सुमेर पूरे 2 घंटे उसके पास रहा और अपने बारे में बताता रहा, पर सुमेर ने एक बार भी उससे उसके अपने वर्तमान के बारे में नहीं पूछा। जाते समय जब वो जाने के लिए उठा और उसके पैर की तरफ झुका तो वो प्रश्न आखिर पूछ ही लिया, जिसे पूछने के लिए वो 2 घंटे से अपने को तैयार कर रही थी। सुमेर, मुझे लोग याद करते हैं? सुमेर ने सिर उठाकर चौंक कर उसे देखा था, फिर उसने सिर झुका लिया। तुम्हें झूठ कहकर भ्रम में नहीं रखूंगा, सुमेर बोला। तुम्हें कोई याद नहीं करता। सच दीदी, सब अपनी दुनिया में खुश हैं। तुम्हारी कमी किसी को नहीं खलती। सब जैसे तुम्हारी चर्चा करने से भी कतराते हैं। अब कोई ये जानना या सुनना भी नहीं चाहता कि तुम खुश हो या दुखी। सब जैसे अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गए हैं। हाँ दीदी, सुमेर रुककर बोला। तुम्हारी कमी उस घर के लोगों को नहीं खटकती। काम उसी तरह से चल रहे हैं। तुम्हारे बिना किसी का कोई काम नहीं रुका। दीदी, लोगों को पहले भी तुमसे लेना देना नहीं था और अब भी नहीं है। पता नहीं तुम कैसा भाग्य लेकर आई थी। तुम्हें सबने बोझ समझा और तुम्हारी हर जिम्मेदारी से कतराते रहे, और आज तो सबके पास उचित बहाना है कि तुमने सबकी इच्छा के विरुद्ध ये कार्य किया। मैं ये बात जानता हूँ कि जब सबकी मर्जी से था तब किसने तुम्हारी खबर ली। अब तो तुम्हें कोई देखने वाला नहीं, तुम्हारे लिए रोने वाला नहीं, फिर क्यों तुम आस लगाए हो कि कोई तुम्हारी खबर लेगा? मरने वाले के नसीब में तो साल में कम से कम एक बार दान पुण्य भी लिखा होता है, पर तुम्हारे नसीब में तो वो भी नहीं। कहते कहते सुमेर बच्चों की तरह रो पड़ा। वो अवाक बेजान मूर्ति सी खड़ी रही। तुम्हें सबने नोच नोच कर खाया, पर किसी ने तुम्हारे आगे एक टुकड़ा नहीं डाला।
दीदी जानता हूँ, इंसान इसी अकेलेपन से घबरा कर तो सारी यातनाएं झेलता है, जिंदगी से जुड़ा रहता है, उफ नहीं करता, और करता है तो उसे यही दंड घर, परिवार, समाज, बिरादरी देती है जो तुम्हें दे रही है। सुमेर उसे डबडबाई आंखों से निहारता बोला, दीदी तुम क्यों अभी भी अपन को पीछे छूटे से जोड़कर दुख पाती हो? भूल जाओ सब, बस समझो मरने वाले के साथ कोई नहीं मरता। थोड़े दिन हलचल रहती है, लोग आंसू बहाकर अपने रास्ते चले जाते हैं। सुमेर के शब्द उसके मन पर हथौड़े से पड़ रहे थे। सुमेर ने जैसे उसके आगे शीशा रख दिया था जिसमें वो स्पष्ट सब देख सुन रही थी। इतने वर्ष से जो रोज उसके मन में पल रहा था दब सा बुझ गया, जैसे किसी ने खट से कुछ काट दिया हो। अच्छा, अब चलूँगा दीदी, सच बोलने के लिए हो सके तो क्षमा कर देना। सुमेर आंखें पोंछता आगे आगे बढ़ता गया। वो अपनी घबराहट पर काबू भी नहीं पा सकी थी कि सुमेर एकदम चला गया। वो उसके पीछे पीछे बरामदे तक आई और लौट पड़ी, जैसे झन्न से कांच कांच होकर बिखर गई हो। आदमी कितना विचित्र होता है, भ्रम को पाले झूठ को सहेजे ही रहना चाहता है, झूठ ही सुनना और देखना चाहता है, अपने आप को छलना ही चाहता है। वो तो सुमेर से सुनना चाहती थी, दीदी तुम्हें सब याद करते हैं, माँ का रोते रोते अंत हो गया, राहुल तुम्हें याद करते हैं, जब भी तुम्हारी चर्चा चलती है वो यही कहते हैं कि सपना की तरह भला घर कौन सह सकेगा। सपना गई, जिंदगी का सारा रंग ही उतर गया, बस अब तो जीवन के दिन काट रहे हैं। वो तो सुमेर से ये सारी बातें सुनने की आशा किए थी, पर इससे ठीक उल्टी बातें सुनकर उसे लगा वो जिंदगी का मुकदमा हार गई है। बीते हुए सहेजे हुए अतीत की पैरवी कर अपने को सुखी बना लेती थी, पर सब झूठ, झूठ के सिवाय कुछ नहीं। कितना कष्टकारक है ये सब सोचना, कितना भयानक है इस विडंबना को जीना। उसने हमेशा अपने अतीत को मेहरबान समझा, दयालु समझा, पर आज उसकी समझ में ये सब बातें आ रही हैं। उसकी किसी को आवश्यकता ही नहीं थी, ना पहले ना अब। अचानक सामने सड़क के पार रेल की पटरियों पर एक ट्रेन खटखट करती निकल गई। उसने सिर उठाकर देखा, पैसेंजर ट्रेन थी, पर उसके सारे डिब्बे खाली से लगे। उसमें इक्का दुक्का पैसेंजर ही बैठे थे। खाली ट्रेन की खाली खाली सी ध्वनि उसे खलने लगी। ट्रेन जब तक उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गई तब तक वो ट्रेन को देखती रही। भरी भरी ट्रेन का तेज फटाटे से दौड़ना कितना भला लगता है। बचपन से ही उसे सलीका, कायदा और करीने से रहना पसंद है। बेहुदापन उसे जरा भी पसंद नहीं था। जोर से हंसना, भौंडे तरीके से उठना बैठना उसे कतई पसंद नहीं था। वो किसी बेकायदे वाले आदमी को देखती तो चिढ़ जाती। घर में भी वो जब तब माँ को टोकती रहती। कभी माँ उसका ब्लाउज भी पहन लेती तो वो उन्हें टोक देती। माँ क्या पहन लिया? दादी की पान खाकर इधर उधर थूकने खखारने की गंदी आदत से सदा उसकी नाक चढ़ी रहती। खाने के समय भी कोई जोर से मुंह चपड़ चपड़ चलाता तो खाने पर से उठ जाती। बचपन से उसकी इन बातों को देखकर दादी उससे चिढ़ जाती और चिल्लाती, बड़ी सलीके वाली लड़की निकलेगी, पता नहीं कोई राजकुमारी आएगा इसे बिहाने। वो दादी की बात पर हंस देती और रस्सी कूदते कहती, दादी राजकुमार तो आएगा ही, अगर वो भी सलीके वाला नहीं हुआ तो मुंह की खाएगा, मेरे नाम पर रोएगा। कॉलेज जाते समय सड़क पर छेड़ने वाले शोहदे लड़कों से उसे बेहद चिढ़ थी। साथ ही लड़कियां मुंह इधर उधर करके हंस देती, पर उसका तना हुआ मुंह जरा भी ढीला नहीं पड़ता। क्लास में छेड़ना, पैर चलते चलते दबाना, चोटी खींचने वाले, पेंसिल पीठ पर चुभाने वाले लड़कों को वो कभी मुड़कर भी नहीं देखती थी। उसके साथ की लड़कियां कहती, प्यार इसी छेड़छाड़ की उपज है। तो वो चिढ़कर कहती, अगर प्यार ऐसे बेहुदा ढंग से शुरू होता है तो मैं बिना प्यार के भली। हमेशा उसके मन में पति और प्रेमी के लिए बहुत ऊंची कल्पना रही है। जिस तरह आदमी अपने ईश्वर की कल्पना करता है बस उसी तरह। उसमें कोई बुरी आदत, बुरी बात तो हो ही नहीं सकती। बस वो पवित्र ही होगा और पवित्र ही रहना चाहिए उसे। सिर्फ उसके लिए रहना चाहिए, या सही शब्दों में वो सिर्फ उसी के लिए, उसी जैसा सलीकेदार, हुनरदार होना चाहिए। अनछुई चीज़ें ही उसे पसंद थीं। अनछुआ सपना, अनछुआ जीवन। उसे याद है कि वो हमेशा अपनी सहेलियों से कहती, उसे ऐसी चीज़ें देना जिसे किसी ने नहीं देखा हो, किसी ने नहीं पहना हो। साड़ी, प्रिंट या फैशन जिसकी सब नकल कर रहे होते उसे कभी पसंद नहीं आते। हमेशा वो लीक से हटकर चली, पर उसे क्या पता था उसकी अपनी ही जिद उसे भस्मासुर की तरह राख कर जाएगी। उसकी इस आदत से सब सहेलियां उसे चिढ़ाया करती, अपने सपने के राजकुमार को तो तू जादू की छड़ी से मक्खी बनाकर जोड़े में रखना, जैसा रूपनगर की जादूगरनी करती थी। वो बस हंसकर रह जाया करती थी।
आज वो स्नेह के एक नन्हे बिंदु के लिए संघर्ष कर रही थी। अपने आसपास एक मजबूत किले का निर्माण करना चाहती थी ताकि वो सुरक्षित रह सके, क्योंकि वो जानती है बेनाम व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। विजयी व्यक्ति भी अपने निर्माण किए किले में अकेला नहीं रह सकता है। राहुल मिलिट्री में मेजर थे। वो खुश थी कि उसकी एक मिलिट्री ऑफिसर से शादी हुई है, पर राहुल को उस जैसी छुई मुई लड़की नहीं चाहिए थी। जब पहली बार वो राहुल के पास रहने गई तो पहले दिन राहुल ने जिस औरत से उसका परिचय कराया उसे बताया गया था कि वो उसकी दोस्त है, पर हर बात में उसका डार्लिंग डार्लिंग कहकर संबोधन करना उसे बुरा लगा था। रात जब वो अपने कमरे में इंतज़ार करते करते थक गई तो वो राहुल को देखने ड्राइंग रूम में आई। वहाँ दोनों नशे में बेसुध से थे। सपना? उसे देखते ही राहुल जोर से हंसा। नीलू, तुम मेरी पत्नी सपना से मिलो। पता है पत्नी का काम क्या है? पति के साथ सोना। तो पत्नी जी, आप बेडरूम में रहिए, हम आते हैं। अपमानित वो लौट पड़ी थी, पर वो रात, उसके बाद की कई रातें भी उसे अकेली ही काटनी पड़ी। राहुल कभी नहीं लौटा। जब वो उसके पास शरीर के साथ रहा भी तो मन से वो कहीं और रहा। राहुल ने माँ बाप की जिद से और छोटी बहन के ब्याह के लिए उससे अपना ब्याह किया था, वरना उसे ब्याह की आवश्यकता ही नहीं थी। उसके दहेज के रुपयों से छोटी बहन ब्याह दी गई, बस फर्ज समाप्त हो गया था। सारे अधिकार, प्यार, ममत्व सब कुछ नीलू के हिस्से में आया और उसके हिस्से में आया भव्य शानदार सजा सजाया सरकारी बंगला, कीमती फर्नीचर, कायदे और करीने वाले वर्दी पहने नौकर और सारे घर को अपनी दहाड़ से हिला देने वाला एक अदद आलीशान कुत्ता। जब उसने राहुल से नीलू को लेकर बात की थी तो राहुल का साफ उत्तर था, सपना, तुमसे पहले नीलू मेरी ज़िंदगी में आई है। त्याग तो उसका है। मैं अगर पुराने विचारों वाले माता पिता के सामने उससे ब्याह नहीं कर सकता तो प्यार तो कर ही सकता हूँ ना। पर मैं ऐसा नाटक पूरी ज़िंदगी नहीं जी सकती। हमें अलग होना होगा। बेशक, तुम जब चाहो अलग हो जाओ। मेरे कई मित्र वकील हैं जो तुम्हें आसानी से तलाक दिला देंगे। राहुल ने सपाट शब्दों में चाय पीते हुए कहा। फिर तुम अपना हक जरा भी नहीं जताओगे? उसने आश्चर्य में भरकर पूछा था। एकदम नहीं, राहुल बोला। तुम्हें पता होना चाहिए फॉरगेट का सबक हमें सिखाया जाता है, वरना जीना ही मुश्किल हो जाए। हम रोज़ाना देखते हैं हमारी टुकड़ी के साथी, अजीज़ दोस्त लड़ाई में मारे जाते हैं। अगर हम उनके लिए मातम करने बैठे रहे तो शायद जिंदा ही नहीं रह पाएंगे ना। अच्छा, खट से मन में कुछ टूटा। और एक शाम जब राहुल ने उसे जो पेपर दिए उसे पढ़कर वो स्तब्ध रह गई। वो बाकायदा तलाकनामा था। राहुल पहले की तरह ही उस शाम उसके साथ बैठकर चाय पीते रहे। रिश्ते इतने सड़गल गए थे कि उनमें कहीं खून, मवाद, दर्द नहीं था। टूटने का, अलग होने का जरा भी एहसास नहीं था। वही बेकार में इतने दिन भ्रम को पाले थी, सब कुछ सहेजना समेटना चाहती थी। वो पेपर पकड़े हैरान सन्न सी बैठी रह गई थी सोफे पर। मन आंखों से निकल पड़ना चाह रहा था, पर वो अपने को संभाले बैठी रही। वो दिन और दिनों की तरह ही सामान्य बीता। हर दिन की तरह ही उसने घर का सारा काम निपटाया, लोगों से मिलती रही, पर भीतर ही भीतर वो बेहद भयभीत थी। क्या वास्तव में यही शादी थी और यही तलाक? चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा था। कहीं खड़े होने के लिए उसे सूखी धरती नजर नहीं आ रही थी। वो दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा इसी तरह निकलते चले गए और फिर एक दिन अचानक राहुल उसके सामने आकर खड़े हो गए। तुमने अपने जाने का इंतज़ाम नहीं किया? राहुल, निर्णय लेने में समय निकल गया, पर आज जरूर जाऊंगी। कहाँ जाना है पहले सोच लो। राहुल को भय था कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। कहीं भी जाऊं, अब तुमसे क्या मतलब। मैं माँ के पास जाऊंगी। मुझे पता है तुम माँ के घर नहीं जाओगी, इसीलिए कहता हूँ ठंडे दिमाग से जाना, राहुल ने कहा। राहुल का ये विश्वास उसे बुरी तरह खल गया। वह एड़ी से चोटी तक सुलग उठी और बिना रोए पीटे एकदम तटस्थ भाव से अपने जाने का प्लान बनाती रही, अपने को समेटती सहेजती रही। और एक दिन एकदम चुपचाप उसने राहुल का दरवाज़ा छोड़ दिया। एक लंबा पत्र बाबूजी के नाम लिख वो दिल्ली की भीड़ भरे सैलाब में खो गई थी। वो जानती थी जहाँ शादी के नाम पर लड़कियों की बलि चढ़ाई जाती हो, उस घर में उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। वो उस संस्कृति के वातावरण में पली थी जहाँ पुरुष के हर रूप का आदेश माना गया है। वो एक छोटे से अखबार के दफ्तर में अपनी एक दोस्त के सहारे काम तलाशने में सफल हो गई थी। उसे खड़े होने के लिए बस थोड़ी सी जगह ही तो चाहिए थी। जहाँ लड़ाई में वो सब कुछ हार गई थी, वहाँ ये एहसास क्या कम था कि वो एक बेजान निर्जीव वस्तु नहीं है। उसके भी जज्बात हैं, उसकी भी भावनाएं हैं।
जिंदगी की लड़ाई अकेले लड़ते जब उसने अपने आप को कुतुब मीनार की तरह खड़ा कर लिया था, तब आज इतने वर्षों के बाद सुमेर ने जरा सी एक ईंट खींच दी तो उसे लगा उसका किला, उसका कुतुब मीनार ढह गया है और वो एक ध्वस्त किले की मालकिन भर है। अभी आप सुन रहे थे मेहरुन्निसा परवेज़ जी की लिखी हुई कहानी ढहता कुतुब मीनार। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।